हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। इसके पहले भी हमने देखे थे डिसेबिलिटी के बारे में, जो थे हियरिंग डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड थे कुछ चीज़ें। तो यहाँ हम देखेंगे डिसेबिलिटीज़ और उसकी इम्प्लीकेशंस। तो हर एक वीडियो में एक एक डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल में जाना जा रहा है और उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो, इसके प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, जहाँ पे इसके पहले और डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। अ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लर्न्स एंड understand at a much slower pace than the average peer. Their intellectual development will always be significantly lagging behind due to intellectual impairment. Use of real objects in natural environments is an essential component in teaching students with intellectual disabilities. Visual supports and learning by practical tasks will help फैसिलिटेट लर्निंग अमॉन्ग पर्सनस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो देखिए, जो डिसेबल बच्चे मतलब इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक तौर पे असक्षम बच्चे होते हैं, वो बच्चे समझने में बहुत स्लो होते हैं, मतलब उन्हें बहुत ही धीमी गति से समझता है। उसके बाद उन बच्चों का जो विकास है वो हमेशा पीछे ही रहता है। उसका कारण यही है कि वे बौद्धिक तौर पे असक्षम हैं। उसके बाद इन बच्चों को अगर पढ़ाना है टीचर्स को, तो उन्हें उनके जो इन्वायरमेंट है, मतलब कि जो हमारा वातावरण है, उस वातावरण के हिसाब से जो भी निसर्ग की रियल चीज़ें उन्हें दिखाई जाए और उन्हीं से उन्हें जोड़कर पढ़ाया जाए, तभी उन्हें कोई चीज़ समझ में आती है। और उसके बाद उनके जो प्रैक्टिकल टास्क होते हैं, ख़ासतौर पे जो आप उससे काम करवाते हैं, उसमें उन्हें फैसिलिटेट करें, मतलब उन्हें काम दे दें और उन्हें आप एज अ गाइडर उन्हें फैसिलिटेट करें, उन्हें मदद करें, उन्हें गाइड करें, तभी ये बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम न्यू एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन। तो नए अनुभव और नए जानकारी से पढ़ना या समझना इन थोड़ा कठिन जाता है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इनका जो एकाग्र क्षमता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है एक जगह। डिफ़िकल्टी विथ मेमोरी रिटेंशन, स्मरण शक्ति से रिलेटेड इन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। लैक ऑफ एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम इंसिडेंटल एक्सपीरियंसेस। इंसिडेंटल मतलब कि जो चीज़ इंसिडेंट हो जाती है, जो कोई काम मतलब जो कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो वहाँ से जो अनुभव लेते हैं उसमें थोड़े से असक्षम होते हैं उस चीज़ को सीखने में, वहाँ उस अनुभव से सीखने में असक्षम होते हैं। डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफेरिंग लर्निंग फ्रॉम रूटीन एक्सपीरियंस टू न्यू सिचुएशंस। तो नए सिचुएशन में जो भी पुराना अनुभव आया है उन्हें उसे जोड़ने में वे असक्षम होते हैं। मतलब ट्रांसफ़र करने में, अनुभव को ट्रांसफ़र करने में असक्षम होते हैं। डिफ़िकल्टी विद कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, तो सामाजिक कौशल्य और उनका जो संवाद है एक दूसरे के साथ, इसमें वे बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। स्लो इन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग टाइम, यानी जो संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है उसमें थोड़े धीमे होते हैं, टाइम बहुत लेते हैं समझने में। डिफ़िकल्टी इन सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड जनरलाइजिंग। तो समझने में या किसी चीज़ को संगठित करने में, नियोजना बनाने में या जानकारी लेने की प्रक्रियाओं में वे क्या है, सीक्वेंस में नहीं चल सकते हैं। सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से चलने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है। स्लो इन कॉम्प्रहेंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी जो चीज़ नहीं है सामने उसे सोचने में या समझने में थोड़ा सा स्लो होते हैं, देर लगाते हैं समझने में। पुअर इन लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग आइडिया, स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड कॉम्प्रहेंडली, समझने में बिना अटके बोलने में, अपनी कल्पना शक्ति को प्रस्तुत करने में और सुनने में थोड़े कमज़ोर होते हैं। पुअर रीडिंग इंक्लूडिंग डिकोडिंग फोनेटिक नॉलेज एंड वर्ड रिकॉग्निशन, शब्द के अर्थ को समझने में। उसके बाद फोनेटिक साउंड, स्वर से रिलेटेड कोई डिकोड होते हैं, उसके जो ज्ञान होता है वो रीडिंग में उन्हें थोड़े पुअर होते हैं, उसमें कमज़ोर होते हैं वे, स्वर की ध्वनि को समझने में और उसकी
वर्ड्स को समझने में, हाँ, शब्दों को समझने में। पुअर इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड राइटिंग स्किल्स, लिखने से संबंधित और उसके बाद जो आँखें और हाथ की जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब उसका जो संबंध है, उसे बनाने में कमज़ोर होते हैं। पुअर लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, उनकी जो भाषा समझ होती है कम होती है। पुअर इन अंडरस्टैंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज, इडियम्स, मेटाफर्स, सिमिलीज एक्सेट्रा, बहुत कमज़ोर होते हैं समझने में। अलंकारित लैंग्वेज, अलंकारित जो भाषा होती है हर लैंग्वेज में होती है, हिंदी इंग्लिश सब में, तो ये जो मुहावरे उसे समझने में कठिनाई होती है। मेटाफर्स और सिमिलीज में कंपैरिजन जैसे होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे उन्हें समझने में दिक्कत होती है। जैसे कि हम कह दें कि किसी किंग के अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि सम्राट अशोक लाइक अ टाइगर, ओके, ऐसे अगर हम बोल दें तो सिमिलीज हो गया, लाइक कर दिया, हमने कंपैरिजन किया उन्हें, बट ये बच्चे उस चीज़ को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, जहाँ नॉर्मल बच्चे इस चीज़ को साधारण तौर पे समझ जाएगा। डिफ़िकल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बल्क इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत जो बड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ से उन्हें अगर कोई कह दे कि आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट यानी कोई सिलेक्टेड ही नॉलेज आपको लेनी है, सिलेक्टेड जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, तो वहाँ पे भी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कि उतने सारे नॉलेज से क्या क्या लेना है, कन्फ्यूज हो जाएंगे। पुअर इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कॉम्पिटिशन्स, कॉपिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा, यानी गणित में कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इन्हें बहुत होती है, वहाँ ये कमज़ोर होते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड में। उसके बाद किसी की बुक से कॉपी करना या ब्लैक बोर्ड से या वाइट बोर्ड से देखकर कॉपी करने में इन्हें दिक्कत होती है। डिफ़िकल्टी इन सीक्वेंसिंग स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्रहेंडिंग नंबर प्लेस वैल्यू, तो जो सीक्वेंस में दिए गए हैं, कोई नंबर अगर सीक्वेंस में दिए गए हैं तो वहाँ उन्हें कठिनाई महसूस होगी, वे आगे पीछे नंबर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 होगा तो फिर वो 5 की जगह कहाँ, 2 की जगह कहाँ, इस तरीके से कन्फ्यूज जाते हैं, पूरी तरीके से सीक्वेंस नहीं लगा पाते हैं स्टेप वाइज। और उनको जो प्रॉब्लम, जो उनकी समस्या समाधान और किसी भी प्लेस वैल्यू के नंबर को समझना है, तो इन सब में उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस होती है, कठिनाई महसूस करते हैं ये बच्चे। कन्फ्यूज़न इन मैथमेटिक ऑपरेशनल सिम्बॉल्स, जो काम करने वाले जो सिम्बॉल्स हैं, चिन्ह हैं गणित में, वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस का साइन कौन सा है, माइनस का कौन सा है, डिवाइड का कौन सा है, इसमें वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। पुअर कंप्रहेंशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत कमज़ोर होते हैं शब्द के समस्या से लेकर शब्दार्थ को समझ नहीं पाते हैं। स्लो इन अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल लैंग्वेज, बहुत धीमे होते हैं टेक्निकल लैंग्वेज को समझने में। पुअर इन इन्फेरिंग मीनिंगफुल लिंकेजेस रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट, तथ्य के बीच में संबंध बनाने में, अर्थपूर्ण बनाने में उसे कमज़ोर होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, पढ़ने से संबंधित क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, परसेप्चुअल डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्फ्रेक्सिया। तो देखिए कुछ साधारण तौर पे हम डिसेबिलिटीज़ देखते हैं और क्षमता देखते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। परसेप्चुअल डिसऑर्डर, परसेप्चुअल अवबोधात्मक जो प्रॉब्लम है उसे कहते हैं परसेप्चुअल डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया गणित करने में, नंबर्स गिनने में, टेबल्स में, इन सब में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया बच्चों की मूवमेंट से रिलेटेड है, उनकी एक्टिविटी, उनकी मूवमेंट्स और उनकी पढ़ाई से रिलेटेड है, ये ब्रेन से मेन रिलेटेड है वो। उसके बाद अफेजिया लैंग्वेज से रिलेटेड है। दे आर विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्टिक लर्नर्स, और ये जो बच्चे होते हैं ये देख कर पढ़ते हैं, सुनकर, और उसके बाद किनेस्टिक जो मूवमेंट होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे भी ये पढ़ लेते हैं। तो इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसेबिलिटीज़ कैन मेक रीडिंग एंड राइटिंग स्लो एंड चैलेंजिंग। जो लैंग्वेज की जब प्रक्रिया होती है डिसेबिलिटीज़ के बच्चों की, तो ये रीडिंग मतलब पढ़ने में और लिखने में बहुत स्लो और बहुत ही चुनौती में का सामना करना पड़ता है इन्हें। हैव मेमोरी डेफिसाइट, यानी स्मरण शक्ति में प्रॉब्लम होती है।
परेशानी का सामना करना पड़ता है इन्हें। कोई चीज़ अगर याद करने को बोल दो तो बहुत टाइम लेते हैं याद करने में और बहुत देर तक याद नहीं कर पाते हैं। नीड मोर टाइम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन बिफोर आंसरिंग questions or replying when spoken to, which can result in difficulties contributing to classroom or group discussions। तो ज़रूरत होती है इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए। किसी भी जानकारी अगर इन्हें बता रहे हैं या कोई क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं तो बार बार उसका आंसर इन्हें रिपीट करके बताना पड़ता है, तब जाके ये आंसर बताते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम महसूस होती है क्लासरूम के किसी भी ग्रुप या डिस्कशन में या क्लासरूम में आंसर देने में। ये बच्चे टाइम बहुत ले लेते हैं। मे ऑल्सो हैव डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन, बहुत इन्हें कठिनाई महसूस होती है अपने किसी भी काम में अटेंशन देने में, बहुत देर तक नहीं अटेंशन नहीं दे पाते हैं। पुअर इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, बहुत ही कमज़ोर होते हैं किसी भी चीज़ को संगठित करने में या उसके बारे में योजना बनाने में। डिफ़िकल्टी इन ट्रैकिंग असाइनमेंट्स और सप्लाइज़ एंड सबमिटिंग वर्क ऑन टाइम, यानी कि बहुत कठिनाई होती है इन्हें अपने असाइनमेंट को पूरा करने में और अपने असाइनमेंट को सबमिट करने में बहुत मतलब डिले करते हैं, टाइम लगता है इन्हें अपने काम को पूरा करने में और उसे सबमिट करने में। इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू विजुअल और ऑडिटरी इनपुट, जब कोई विजुअल मतलब कोई चीज़ दिखा कर या सुना कर इन्हें जानकारी दी जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल का सामना करते हैं उस चीज़ की व्याख्या करने में और उसे संगठित करने में। इनएबिलिटी टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, असक्षम होते हैं किसी भी चीज़ को निरीक्षण करने में और उसका मूल्यांकन करने में। किसी भी प्रकार के परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे आप हिंदी में? परफॉर्मेंस, किसी का अगर परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो मूल्यांकन करने में और उस काम को निरीक्षित करने में थोड़ा सा कैपेबल नहीं होते हैं। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड स्पेलिंग, वर्ड एनालाइजिंग, फ्लुएंसी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कठिनाई महसूस करते हैं पढ़ने में, स्पेलिंग में और शब्दों को संश्लेषित करने में। उसके बाद उनके पास फ्लुएंसी की कमी होती है, मतलब कि एक ही स्वर में सारी चीज़ें नहीं बोल पाते, स्पीड में नहीं बोल पाते हैं, अटकते हैं। और जो रीड करते हैं उसको समझ के पढ़ने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। पुअर इन अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग मीनिंग सच एज आयरॉनिकल और फिगरेटिव लैंग्वेज एंड एडजस्टिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट यूसेज और पर्पसेस, अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल या फिर अलग प्रकार के उद्देश्य के लिए जब लैंग्वेज को ये लोग एडजस्ट करते हैं तो वहाँ पे ये लोग अलंकारित जो भाषा होती है या फिर अर्थपूर्ण भाषा होती है इसे समझने में कमज़ोर होते हैं। मे स्किप वर्ड्स, लूज प्लेस, मिस्टेक वन वर्ड फॉर अनदर, रिवर्सल ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स एक्सेट्रा, ये वर्ड्स स्किप कर देते हैं। उसके बाद कभी कभी जगह भी छोड़ देते हैं, गलती करते हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स के जगह पे दूसरा वर्ड लगा देंगे, उल्टा पुल्टा साउंड प्रोड्यूस करेंगे किसी भी वर्ड के लिए। इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ देखी जाती है। डिफ़िकल्ट इन राइटिंग ड्यू टू एडिक्वेट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि वाक्य रचना करने में कठिनाई होती है, योजना बनाने में और लिखने से संबंधित योजना बनाने में इन्हें डिफ़िकल्टी होती है। इसके बाद लिमिटेड एंड रिपीटेटिव यूज़ ऑफ वोकैबलरी, किसी भी एक वर्ड को बार बार यूज़ करेंगे और लिमिटेड वोकैबलरीज होती है इनके पास। अननेसेसरी और अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन और डिटेल्स, कमिट्स एरर्स इन स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर एंड हैंडराइटिंग, ग्रामर और हैंडराइटिंग लिखने में या ग्रामर के पंक्चुएशन वर्ड्स को लिखने मतलब साइंस को कहाँ लगाना है इस पर उन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती है। स्पेलिंग एरर्स बहुत करते हैं। उसके बाद इनकी जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं, डिटेल मिलते हैं, वो पूरे रिलेटेड नहीं होते हैं हमारे टॉपिक से, बिना मतलब की चीज़ें लिख देते हैं और रिपीट करते हैं बहुत से वर्ड्स को और वोकैबलरी इनकी लिमिटेड होती है। डिफ़िकल्टी विथ नंबर्स, नंबरिंग फैक्ट्स एंड सीक्वेंसिंग, comprehending concepts related to direction, place, value, decimals, fractions and time। तो ये लोग कठिनाई का सामना करते हैं
नंबर काउंटिंग में या फिर फैक्ट्स कोई तथ्य को याद करने में या फिर किस नंबर सीक्वेंस को में लगाने में, समझने में, तथ्य को जोड़ने में, उसके डायरेक्शन में, उसकी जगह बताना, उसकी वैल्यू बताना, डेसिमल, फ्रैक्शंस और टाइम की गणित में ये लोग बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं उसे समझने में। पुअर कंप्रहेंशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, बहुत ही कमज़ोर होते हैं अर्थ के समस्या को समझने में। तो यहीं हम स्टॉप होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि डिसेबिलिटी, जो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं और एज ए टीचर हमें उनकी किस मदद करनी चाहिए। इसके लिए हमें प्लान करने चाहिए, अपने ईयर प्लान, यूनिट प्लान, डेली प्लान के द्वारा हमें उसे दूर करना चाहिए, हमारे करिकुलम में उसे इस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए सारी चीज़ों को। उसके बारे में भी हम देखेंगे। बट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा ना भी लगा हो तो कमी लिखें और उस पर काम भी किया जाएगा। Thank you for watching this video.